मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के कोट के साथ। बेंजामिन कहते हैं, जस्टिस विल नॉट बी सर्व अंटिल दोज हु आर अनअफेक्टेड आर एज आउटरेज एज दोज हु आर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोट है इसका मीनिंग बहुत सिंपल है और बहुत डीप है। इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, किसी के साथ गलत हुआ है, किसी के साथ अन्याय हुआ है, उसे हम कहते हैं विक्टिम, ठीक है। जिसने करा है उसे हम कहते हैं एक्यूज्ड, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं ये कहीं ना कहीं जस्टिस के लिए फाइट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रू जस्टिस है वो कब प्रिवेल करता है? वो प्रिवेल करता है जब सिर्फ विक्टिम और एक्यूज नहीं, बल्कि जो अनअफेक्टेड हैं इन चीज़ों से, वो भी जस्टिस के लिए फाइट करें, जस्टिस के लिए अपनी आवाज़ उठाए। उसे कहते हैं क्या? ट्रू जस्टिस। उसे कहते हैं कब कि सोसाइटी में ट्रू जस्टिस आएगा। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ इंडिकेट कर रही है क्या? कि हमें कॉपरेशन करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो ये जो कोट है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी जो है डिलिमिटेशन करना चाहती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को भी कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, वहाँ पे भी गवर्नमेंट को है रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। तो ये जो कोट है काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है हमारे आज के एडिटोरियल के से। जैसे कि जो जस्टिस जिसके साथ कुछ भी नहीं है, अनइफेक्टेड जो इंडिविजुअल है, वो भी जब जस्टिस के लिए फाइट करता है तो सोसाइटी के अंदर ट्रू जस्टिस प्रिवेल करता है। तो वैसे ही हमारी गवर्नमेंट को भी कलेक्टिवली जो है फाइट करनी चाहिए, कलेक्टिवली सबका जो है ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे मोदी जी बोलते भी है, सबका साथ सबका विकास। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बियॉन्ड पॉपुलेशन। काफ़ी अच्छा ये हमारा एडिटोरियल है और ये जो टॉपिक है ये टॉक ऑफ द टाउन भी है, ये बर्निंग टॉपिक, हॉट बर्निंग टॉपिक भी है। और हमने एक बार या दो बार इसको डिस्कस भी करा है। शायद हमने जो है पेपर 1 के प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस करा था, आज पेपर 2 के प्रोस्पेक्टिव से इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और हमारे नॉलेज पूल के अंदर एक नई डायमेंशन, एक नया एक पहलू ऐड करने के लिए ये हमारी हेल्प भी करेगा। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते। देखो, हमारे पार्लियामेंट में या फिर हमारी जो स्टेट असेंबली हो गई, वहाँ पे आए दिन जो है, और कह लीजिए कि आज अभी ये जो टाइम चल रहा है, इन दिनों जो है एक डिबेट चल रही है किसके ऊपर? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या चीज़ है, पहले इसको थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं। देखो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप सभी को पता है कि 2026 के अंदर डिलिमिटेशन वाली जो काउंटिंग है वो होनी है। जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं हमारी, उसको डिलिमिट करना है और पॉपुलेशन के बेस पे ये करा जाएगा। तो क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है? क्योंकि जिन स्टेट्स ने, जैसे हमारे साउथर्न स्टेट्स हो गए, जिन्होंने मेहनत करके, प्रयास करके, डेवलपमेंट लाके अपने स्टेट के अंदर जो है पॉपुलेशन को रिड्यूस करा है, कहीं ना कहीं उनका जो वो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो डिलिमिटेशन के बाद कम हो जाएगा। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, इसीलिए ये जो है आए दिन जो है चलती रहती है इसके बारे में डिबेट। प्लस इसके साथ जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन है, उसने पॉपुलेशन को एज अ क्राइटेरिया ले रखा है फंड डिवोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ क्या मतलब है? यहाँ मतलब है कि जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसको उतना ज़्यादा फंड मिलेगा, जिसकी जितनी कम पॉपुलेशन होगी उसको उतना कम फंड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये तो एक तरह से देखा जाए पनिशमेंट मिल रही है, जो अच्छा एफर्ट कर रहा है, पॉपुलेशन को रिड्यूस कर रहा है। स्पेशली यहाँ पे साउथर्न स्टेट की बात कह रखी है। तो यही जो मेन मुद्दा है वो हम यहाँ पे अपने डिस्कशन में आज डिस्कस करेंगे। आप आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मेन कंसर्न क्या है। यही जो मेन मुद्दा है, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को भी हर्ट करता है और यही जो चीज़ है ये आजकल सारी चीज़ को इफेक्ट कर रही है। यही जो है डिबेटेबल टॉपिक बन चुका है। तो डिबेट में भी आपका आ सकता है, आर्गूमेंट राइटिंग में भी आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमने बेसिक मुद्दा जो है वो डिस्कस कर लिया। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि डेवलपमेंट जो डिवाइड होती है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या होती है? बेसिकली इकोनॉमिकली प्रोग्रेस को हम डेवलपमेंट ले लेते हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है क्लोजली लिंक्ड होती है डेमोग्राफिक डिवाइड से, कि हमारी डेमोग्राफी क्या कर रही है, पर्टिकुलर स्टेट की बोल लीजिए या पर्टिकुलर एक कंट्री की बोल लीजिए क्या कर रही है, उसके ऊपर जो है वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है। यही चीज़ यहाँ पे भी है और साउथर्न स्टेट के अंदर भी ये भी है कि आपको पता है लिटरेसी रेट भी वहाँ का ज़्यादा है, और यही सारी चीज़ होने के बाद जो है वहाँ पे पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है, और यही पॉपुलेशन रिड्यूस जो है इन दोनों चीज़ों का कारण बन रही है। जैसे हमारा एक डिलिमिटेशन में कि उनकी पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा, प्लस उनका जो 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर
फंड डेवोल्यूट होता था वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो देखो एक जगह जो ये क्या चीज़ है, ये तो आपको समझ आ गई होगी क्या मेन मुद्दा चल रहा है, वो समझ आ गया होगा। मेन मुद्दा यही है कि अगर ये डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, अगर ये करेगी तो उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उनकी जो सीटें हैं कहीं ना कहीं वो सीटें कम हो जाएगी, ठीक है। और जो 15th फाइनेंस कमीशन है ये भी जो है पॉपुलेशन के बेस पे जो है फंड बांटता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब साउथर्न स्टेट जो है उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, जैसे ऐसे कम हो रही है उनको फिर डर लग रहा है कि भाई एक तो सीट भी चली जाएगी, ऊपर से दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है कि हमारा जो पैसा मिलता है सेंटर से स्टेट में, जो हॉरिजॉन्टल जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं मारा जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉज ऑफ कंसर्न है, यही पहले पैराग्राफ में बता रखा है। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि इशू क्या है, मेन इशू यहाँ पे बता रखा है। इशू की शुरुआत कहाँ से हुई, देखो शुरुआत हुई हमारी 1951 से। 1951 देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती रहती है और हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, कॉन्स्टिट्यूंसी तो समझ गए होंगे, एक छोटा सा क्षेत्र होता है जहाँ पे वोटिंग होती है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र का जो है एक एमएलए होता है। तो ये जो कंस्टिट्यूंसी होती है, ये कंस्टिट्यूंसी जो हमारे यहाँ पे डिसाइड होती है, ये डिसाइड होती है पॉपुलेशन के आधार पे, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, आपको सभी को पता है। तो ये हर डेकेड के बाद जो है एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठता था और डिसाइड करता था कि अब कंस्टिट्यूंसी कितनी रहेगी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। जितनी कम कंस्टिट्यूंसीज होंगी उतना ज़्यादा वहाँ पे कम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जितनी ज़्यादा कंस्टिट्यूंसीज होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यही सारी चीज़ करी किस लिए गई, फेयर रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि हमारी इंडिया क्या है, हमारी इंडिया डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, हर एक जो प्रतिनिधि है अपने जो है प्रतिनिधि को चुने, हर एक इंडिविजुअल जो है, हर एक जो पॉपुलेशन का हमारा भारत का नागरिक है वो एक अपने प्रतिनिधित्व को चुने और वो जाके उनके लिए लॉ बनाए पार्लियामेंट में जाके या राज्यसभा में जाके। इसके लिए ये सारी चीज़ करी गई थी 1951 से 57 तक। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे ये जो सीटें थी इनका भी सीटों को बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके ऊपर 1971 में एक कैप लगा दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीज लगा दिया गया। क्यों लगाया ये जो कैप लगाई कि 1971 के बाद जो है ये सारी चीज़ें नहीं होगी, 1971 के बेस पे ही जो है डिलिमिटेशन कमीशन ने जो करा था वही सारी चीज़ रहेगी अंटिल 2026। क्योंकि उस टाइम में भी जो कुछ स्टेट्स थे, स्पेशली साउथर्न स्टेट थे, जो पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक रहे थे। अब जिनके यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही थी, कहीं ना कहीं उनको तो एक तरह से पनिशमेंट मिल रही थी, तो उसी चीज़ को रोकने के लिए 2026 तक बोला कि इसको स्थगित कर दो। अब 2026 आ चुका है, मतलब आने वाला है अगले साल ही, और ये जो मुद्दा है ये अब हमारा हॉट बर्निंग टॉपिक में है कि अब 2026 आ गया है। अब तक तो पनिशमेंट नहीं मिली, लेकिन अब जिन्होंने पॉपुलेशन कम कर दी है उनको पनिशमेंट मिलेगी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका कम हो जाएगा। यही मेन कंसर्न है, यही क्या है मेन कंसर्न है कि भाई सीटें चली जाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ठीक है, यही यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। मेन कंसर्न को जानो, बाकी सारी चीज़ें तो बोल बच्चन लिख रखा है, मेन कंसर्न यही है कि अब सीटें चली जाएंगी अगर 2026 में जो है डिलिमिटेशन हो गया। यही चीज़ यहाँ पे बता रखा है कि किसके साथ क्या होगा, जैसे साउथर्न स्टेट हो गए हमारे, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, अपने डेमोग्राफी को डिविडेंड बनाया है, डेमोग्राफी को डिविडेंड बना के वहाँ पे डेवलपमेंट लेके आई है। डेवलपमेंट लेके आने की वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं, सोशल चेंज वहाँ पे आया है। तो ये जो सोशल चेंज आया है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करा है, तो अब ये जो डिलिमिटेशन आएगा कहीं ना कहीं उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा के अंदर वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो यही कॉज ऑफ कंसर्न है कि भाई हमने इतनी मेहनत करके पॉपुलेशन को रिड्यूस करा, अपने क्षेत्र को डेवलप करा, और हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रही है सज़ा। तो यही इसीलिए जो है आप देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर डिलिमिटेशन वर्ड लिख के आता है, यही मेन कंसर्न है, और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थर्न स्टेट की बात करें, हमारा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश फेमस स्टेट्स, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो जो हवा से भी तेज़ चलती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा सीटें। तो जिन्होंने कुछ भी एफर्ट नहीं डाला, जिन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को जो है बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को जो है ग्रो करने के लिए, और ग्रो मतलब कि डेवलप करने के लिए, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती गई, रुकी नहीं, क्योंकि सोशल चेंज तो आया नहीं वहाँ पे। तो उनको पनिश करने की जगह उनको तो क्या मिल रहा है, उनको तो बेनिफिट मिल रहा है, उनका तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। तो ये मेन कंसर्न है, आई होप ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा दूसरा कंसर्न जो था हमने देखा था, उसको थोड़ा सा एलैबोरेटली देखेंगे, 15th फाइनेंस कमीशन का। देखो 15वां जो हमारा वित्तीय ये सचिव था, ये जो हमारा फाइनेंस कमीशन था, हिंदी में तो मुझे पता नहीं क्या कहते हैं इसे, जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन था,
इसने भी जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन करता है, देखो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन मतलब कि पैसा जो है वितरित करने को बोलते हैं फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, कि जो हमारे केंद्र सरकार है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, पैसे को जीएसटी टैक्स वगैरह लगता है, सेंटर के पास जाता है। अब इसे क्या करती है, कुछ पैसे को अपने पास रखती है, मैक्सिमम को अपने पास रखती है और बाकी को स्टेट के अंदर दे देती है। ये क्या है, ये है हमारा वर्टिकल डेवोल्यूशन। ठीक है, ये वर्टिकल पैसा ट्रांसफर हो रहा है सेंटर से स्टेट पे। अब स्टेट के बीच में वो जो पैसा है वो डिवाइड होगा, ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन है, या कह लीजिए स्टेट के बीच में जो उन पैसों का बंटवारा होगा, उसको उसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जिसमें एक क्राइटेरिया क्या है, पॉपुलेशन का। तो पहले ये जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया था, ये 1971 की पॉपुलेशन के बेस पे था, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि 1971 की पॉपुलेशन अब बढ़ नहीं रही है। 1971 की तो 1971 ही रहेगी, जितना जिसको मिल रहा था उतना मिल रहा था। लेकिन फिर नया फॉर्मूला लेके आ गई, भाई 2011 की पॉपुलेशन पे करेंगे। अब 2011 के अंदर साउथर्न स्टेट ने बोला, हमने तो भाई एफर्ट करे थे, हमने एफर्ट करके पॉपुलेशन को रिड्यूस करा, तुम तो हमें पैसे ही कम दे रहे हो। एक तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जा रहा है, दूसरा पैसे भी कम जा रहे हैं। तो ये मेन मुद्दा है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है आउटरीच वगैरह हुए और सारी चीज़ें हुई। लेकिन हमारा जो कमीशन है वो भी समझदार है, तो उसने क्या करा, एक फार्मूला लेके आया, एक और फैक्टर लेके आया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस फैक्टर। मतलब किसी स्टेट ने जो है अच्छा परफॉर्म कर रखा है, जैसे साउथर्न स्टेट हो गए, तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करेगा। तो यही जो बैलेंस है ये क्रिएट करने की जरूरत है। अभी भी ये जो डिलिमिटेशंस आ रहा है इसके अंदर, यही मेन चीज़ यहाँ पे बता रखी है। अब देखो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव अप्रोच बता रखी है कि जो प्रॉब्लम है वो तो हमें पता चल गई। ठीक है, दो ही प्रॉब्लम है, एक तो पॉलिटिकल वाली प्रॉब्लम है और एक हमारी पैसे वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, एक जगह तो सीट कम हो रही है, दूसरी जगह पैसे कम हो रहे हैं, दोनों चीज़ देख ली हमने। अब यहाँ पे सॉल्यूशन बता रखा है कि देखो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी के बेस पे कर दो, कि पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर जो रह रहे हैं उसके हिसाब से कंस्टिट्यूएंसीज कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहाँ पे बता रखा है। दूसरा जो अनदर सॉल्यूशन दे रखा है वो दे रखा है कि जो करेक्ट नंबर जो अभी सीट है उसको उतना ही मेंटेन करके रखो, उसको फिर पॉपुलेशन के बेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, ज़्यादा जो सीटें हैं वो मत बढ़ाओ। ठीक है, तो दोनों ही सॉल्यूशन जो है वो बता रखे हैं कि लेट से एक हमारा केरला है, केरला के अंदर 10 सीट है, तो इस 10 सीट को 10 ही रहने दो, इसी के अंदर उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अगेन इसकी सीट कम ज़्यादा मत करो। तो ये सॉल्यूशन बता रखा है। तो ऐसा वाइबल सॉल्यूशन लगता है देखने में, और एडिटोरियल में बता रखा है, तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन और चीज़ भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बिगेस्ट चैलेंज यहाँ पे क्या है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन का। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन का बिगेस्ट चैलेंज यहाँ पे बताया गया है। क्या चीज़ है, छोड़ो उसे, कोई काम की नहीं है, आगे आ जाओ। देखो डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव से अगर देखें, पॉपुलेशन साइज, ये चीज़ देखो थोड़ा सा, कि हमें पता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इस पूरे एडिटोरियल का अगर मैं सोल कहूँगा तो मैं इसको कहूँगा, ये चीज़ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। देखो अभी तक हम देखते आए हैं कि चाहे वो डीलिमिटेशन कमीशन हो गया या फिर हमारा 15th फाइनेंस कमीशन हो गया, ये पॉपुलेशन के बेस पे कर रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के बेस पे कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सजेशन दे रखा है कि पॉपुलेशन के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन ना करके ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसकी हालत कैसी है। ठीक है, तो पहले तो फेयर मेजरमेंट करो, डिटरमाइन करो कि जो वो पॉपुलेशन है वो उसकी कंडीशन कैसी है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, उसकी करेक्टरिस्टिक कैसी है। ठीक है, उस करेक्टरिस्टिक के बेस पे फिर जो हमारा फंड है उसको डेवोल्यूशन करना चाहिए, उस फंड को बांटना चाहिए। कुछ फैक्टर्स यहाँ पे बता रखे हैं कि गवर्नमेंट को जेंडर को कंसीडर करना चाहिए, कि जहाँ पे जो जेंडर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम है, जैसे हरियाणा हो गया, वैसे स्टेट में जो है थोड़ा सा फंड ज़्यादा मिलना चाहिए, या फिर वहाँ पे जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो गया, या फिर रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, तो उनको करेक्ट करने के लिए, उनको जो है मेंड करने के लिए वो वहाँ पे उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आई होप ये समझ आ गया होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि लेट से देख लीजिए कि जो गवर्नमेंट है वो कह रही है 15th फाइनेंस कमीशन जैसे बोला कि 2 क्राइटेरिया लेके आ गया, एक तो डेमोग्राफी का क्राइटेरिया लेके आ गया, उसके बाद जो साउथर्न स्टेट है वो नाराज़ हो गए, तो एक और जो है वो इंसेंटिव टाइप का लेके आ गया। तो ये इन दोनों की चीज़ों की जगह ये कह रहा है कि एक ऐसा थर्ड मेजर लेके आइए कि जो पॉपुलेशन है उसकी कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि इंडिया क्या है, एक भारत है, तो पूरे भारत के लोगों को जो है समृद्ध बनाना है, तो उस हिसाब से जो है हमारा जो फंड है वो डिवोल्यूशन होना चाहिए। काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। और यही क्या है, यही हमारी बेटर अप्रोच है कि सबसे पहले पॉलिसी मेकर को फाइंड आउट करना चाहिए कि
कौन वो लोग हैं हमारे, कैसे वो रह रहे हैं, कहाँ वो रह रहे हैं, उनको क्या चीज़ ज़रूरत है, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ना कि ऐसे कि यहाँ पे भाई ये बंच 100 जने हैं, यहाँ पे ये 10 जने हैं, तो इनको जो है ज़्यादा मिलना चाहिए, इनको कम मिलना चाहिए। लेट्स से इनकी कंडीशन अगर इससे ज़्यादा बुरी है तो यहाँ पे फंड ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़, यही सजेशन जो है यहाँ पे दे रखा है। एक अल्टरनेटिव अप्रोच बेसिकली यहाँ पे बताई गई है कि थर्ड क्राइटेरिया को हमें मेजर करना चाहिए, ये जेंडर कास्ट रिजर्वेशन वाला। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, जो 2 इश्यूज़ हैं मेन, वो आपको समझ आ गए होंगे। काफ़ी जो है हॉट बर्निंग टॉपिक्स हैं, और भी अगर इसमें एडिटोरियल आता है, कोई अच्छा पॉइंट आता है, तो उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एज सच इतना ज़्यादा इफेक्टिव मैं बोलूँगा कि नहीं दे रखा था, बस एक ही पॉइंट दे रखा था, बाकी सारी चीज़ बोल बचन कर रखे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, लेकिन ये जो मेन चीज़ थी वो यही थी, ठीक है। तो अब पेपर 2 के लिए आपको लिखना है, ये हमारा टॉपिक है, इसको लिखने का ट्राई करो, काफ़ी अच्छा है। डिलिमिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, और भी सारे जो पॉइंट्स हैं उन सबको भी इंक्लूड करो। हमारा एजुकेशन सेक्टर जितना भी अभी तक डिस्कस करा है, तभी तो हम एक मल्टी डायमेंशन जो है ऐसे लिख पाएंगे। सारे पॉइंट अगर एक ही एडिटोरियल में दे देगा तो मल्टी डायमेंशन ऐसे कैसे रहेगा। आपको भी अपनी नॉलेज लगानी है, जो भी अभी तक डिस्कस करा है उन सब चीज़ों को यूज़ करके एक प्यारा सा ऐसे लिखना है। और बच्चे जो है ग्रुप में भेज भी रहे हैं, ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन देखो, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा रखा है डिस्कशन ग्रुप का भी, और दूसरे वाले ग्रुप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी, जहाँ पे ये जो PDF है सुबह ही आ जाती है, तो वहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं। अगर सेल्फ रीडिंग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तो एक बार ट्राई कीजिए, और आप भी जो है अपना राइटिंग शेयर कीजिए अपने डिस्कशन ग्रुप में, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल्स। देखो अभी हुआ क्या कि हमारी जो मिनिस्ट्री है न्यूयॉर्क, हमारा जो मिनिस्ट्री ने क्या करा कि न्यूयॉर्क टाइम है, एक न्यूज़पेपर है जो हमारा USA में छपता है, ठीक है। उसने हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि ये जो है टेक्नोलॉजी वगैरह जो है, या फिर कह लीजिए कि की इंफॉर्मेशन जो है या सोर्स आइटम जो है रशिया को कहीं ना कहीं सप्लाई कर रहा है। तो ये हमारी मिनिस्ट्री ने इसको रिजेक्ट कर लिया आउटराइटली, बोला कि इंटरकरेक्टर मिसलीडिंग है, और साथ में ये स्टेटमेंट दी कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से बंधी हुई है, और हमारे खुद के स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल्स हैं, हम किसी से भी ऐसे जो है इंफॉर्मेशन या जो बहुत एसेंशियल इंफॉर्मेशन होता है उसको नहीं शेयर कर सकते। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ने बोली। तो हमें हमारा थोड़ा सा फ़र्ज़ भी बनता है कि जो मिनिस्ट्री ने बोली सच उसको थोड़ा सा खंगाले भी कि भाई और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि वो क्या चीज़ है, वो कौन से रेगुलेशंस है जिसके अंडर जो है हम ये सारी चीज़ें करते हैं, किसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर वगैरह नहीं करते। तो वही चीज़ हमारा की इशू रहता है, वही चीज़ हमारा जो है मेन कंसर्न रहता है कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें दें जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो हमारा जो स्ट्रैटेजिक ट्रेड कंट्रोल है, कहीं ना कहीं रेगुलेशन और जो मेजर्स हैं एक सेट है, उनको कहा जाता है। ये कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है कौन कौन सी सेंसिटिव गुड्स हैं, टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज है, मिलिट्री से हो गई या फिर सिविलियन से यूज़ हो गया, दोनों ही हो गई, उनको कैसे जो है उनका फ्लो इनफ्लो रोकना है, ठीक है, या कंट्रोल करना है। उन सब चीज़ों को हमारा स्ट्रैटेजिक ट्रेड कंट्रोल कहते हैं। अब इसके अंदर खूब सारे एक्ट आते हैं, खूब सारे हमारे जो इंटरनेशनल जो है एग्रीमेंट्स आते हैं। जैसे सबसे पहला जो एक्ट है वो है हमारा फॉरेन ट्रेड, एक मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। तो ये जो हमारा एक्ट है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसको अप्लाई करने के लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये रिस्पॉन्सिबल है क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या इंपोर्ट हो रहा है, उसको कैसे रेगुलेट करना है, क्या नहीं करना है, गुड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी वगैरह सारी चीज़ ये मैनेज करते हैं। तो देखो हमारे यहाँ पे एक पुख्ता जो है सिस्टम है जिसके थ्रू हम जो है इंफॉर्मेशन जो हो गई या टेक्नोलॉजी हो गई या कुछ सीक्रेट चीज़ है वो लीक नहीं कर सकते। तो न्यूयॉर्क टाइम का एज सच ऐसे देना, ये एलिगेशन ही है। सेकंड हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है, ये सिमिलर वैसे ही है जैसे वासेनार एग्रीमेंट है। यहाँ पे गुड्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इसके ऊपर किस किस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर स्ट्रिक्ट जो है हमें कंट्रोल लगाना है, ये सारी चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर रहती है। इसके बाद हमारा एंड यूज़र सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट बेसिकली उस चीज़ को दिया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मटेरियल या टेक्नोलॉजी हो गई जिसको मिसयूज़ नहीं, जो इसका मिसयूज़ हो सकता है, तो जिसको ये सर्टिफिकेट मिलता है मतलब क्या कि उसका मिसयूज़ नहीं होगा। वैसे ही इंडिया जो है NSG की है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का एक मेंबर भी है हमारा इंडिया, ये थोड़ा सा याद रखना, हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर भी है, तो हमारा भी एक्सपोर्ट हो गया। और ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उससे गवर्न भी होती है। इंडिया अब जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का भी एक मेंबर है, तो इनकी भी जो हिदायतें हैं वो भी हमें माननी पड़ती है। तो इंडिया जो है, इंडिया का ये जो सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं,
ये कुछ की एग्जांपल है, ये सारा मिला के ये क्या बनता है हमारा स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल रिजिम। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत जो है हम इंडिया जो है किसी से ऐसे ही जो है इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, किसी से ऐसे ही जो है सीक्रेट चीज़ें जो है लीक नहीं कर सकते। तो ये सारे एलिगेशंस हैं, ये कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, ये आपके इंटरव्यू में भी काम आ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं को आप रेफर करके बोल सकते हैं इंडिया इसके अंतर्गत जो है अपना जो है ये इन्फॉर्मेशन लीक का सिस्टम हमारा है नहीं। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा सही से बोलना बस। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एक बार ट्राई करो मेरे प्यारे बच्चों इसको अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा अल नीनो। देखो अल नीनो बेसिक चीज़ बताऊं तो देखो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हमारा जो है अमेरिका हो गया। अल नीनो में वैसे नॉर्मल टाइम में क्या होता है, ला नीनो जिसे कहते हैं, यहाँ पे गर्म रहती है, गर्म हवा रहती है, ये ऊपर जाती है, बारिश आती है, बारिश वगैरह होती है। ठीक है, लेकिन जब अल नीनो आता है तो यहाँ पे जो वार्म ओशन वाटर होता है ये यहाँ पे आ जाता है। रीज़न बहुत सारे होते हैं, विंड हो गया हमारा और सूरज हो गया, ये सारी चीज़ रहती हैं। वो रीज़न में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये पूरा ही अपने आप में एक लेक्चर बन जाएगा। तो वो जो गर्म एरिया था वो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे फिर सूखा रह जाता है, यहाँ पे बारिश होती है। तो यहाँ पे पेरू है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा सा इसको याद रखना, इसके बाद अब समझ आएगा तुम्हें। ठीक है, तो हमारे आईएमडी ने अभी रूल आउट करा है कि अब पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो अल नीनो है ये आएगा। तो ये आता है तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो मानसून है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, लेकिन आईएमडी ने बोला कि इस बार होगा नहीं, इस बार न्यूट्रल रहेगा। तो रेनफॉल पे ऐसा इतना कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ी बहुत तो रिड्यूस हो ही जाती है। ठीक है, तो अल नीनो को थोड़ा सा देख लेते हैं। अल नीनो वेदर फिनोमिना है, अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि जो ओशियन सरफेस वाटर है, इक्वेडोर हो गया, पेरू हो गया, वहाँ पे गर्म हो जाता है, अनयूजुअली वार्म हो जाता है। अल नीनो का ईयर थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे वो चीज़ देख लेते हैं जो वैसी वाली चीज़ है, क्योंकि सच वैसे वाला मैं अभी नहीं समझाने के मूड में, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जस्ट की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। देखो इस टाइम पे होता क्या है, इस टाइम पे होता है कि ये देखो एयर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। जब अल नीनो आता है तो एयर प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। कहाँ पे ड्रॉप होता है, पैसिफिक एरिया के पास, पेरू कोस्ट के पास। तो यहाँ पे जब ड्रॉप होता है एयर प्रेशर तभी तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल होती है। ठीक है, उसके बाद लो प्रेशर जो सिस्टम है वो रिप्लेस कर दिया जाता है वीक हाई प्रेशर सिस्टम के साथ, और इसी को हम क्या कहते हैं, साउथर्न ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बता रखा है ट्रेड विंड है, वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। ये सारे ही की कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझाने के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ है, लेकिन इनको समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इसको किसी टाइम एक अब कभी ज्योग्राफी का आप मैं लेता हूँ क्लास, तो आपको मैं ये सारी चीज़ समझाऊंगा। और ये हमारी जो वॉकर साइकिल रहती है ऐसे ऐसे वाली, वो भी कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, वो तो ऐसे ऐसे वाली आएगी। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, ये वॉकर साइकिल, ये हमारी अल नीनो के टाइम की वॉकर साइकिल है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और कि यहाँ पे कूल पेरुवियन जो है करंट रहता है, लेकिन उस टाइम यहाँ पे वार्म हो गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं रिप्लेस हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो यही यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद जो थर्मोक्लाइन है, थर्मोक्लाइन क्या होता है कि वार्म वाटर और जो कोल्ड वाटर है उसकी जो बाउंड्री होती है उसको कहते हैं थर्मोक्लाइन। लेकिन जब अल नीनो आता है तो ये क्या होता है कि जैसे लेट से ये हमारा पानी है, ये हमारा थर्मोक्लाइन है, तो अल नीनो आता है क्या है, ये जो थर्मोक्लाइन जो लाइन है ये भी कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक में। और ये जो अप वेलिंग होता है, अप वेलिंग में क्या होता है, कोल्ड वाटर जो है ऊपर की साइड आ जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो ठंडी ठंडी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ये आप करके थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, नहीं तो इसको एलोबरेटली डिस्कस करेंगे तभी ये समझ आएगा, नहीं तो रटने वाला तो ये है नहीं अल नीनो वाला। कोई नहीं, इसको मैं समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अल नीनो की वजह से होता क्या है, मैंने अभी बताया था कि ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पे सूखा पड़ जाता है इस टाइम पे। यहाँ पे क्या पड़ जाता है, इस टाइम पे सूखा पड़ जाता है। उसके बाद हमारा जो साउथ अमेरिका है, अमेरिका में बारिश होती है और हमारे यहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। यही यहाँ पे बता रखा है मेन जो है। और इसी टाइम पे जो है सेंट्रल पैसिफिक, ये सारी चीज़ हो गई, यहाँ पे हुरिकेन्स वगैरह आते हैं। ये हमारा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई करना इसको अटेम्प्ट करने का, तो काफ़ी सही है। ये थोड़ा थोड़ा की पॉइंट्स जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ध्रुवा स्पेस। ये क्या चीज़ था ध्रुवा स्पेस, देखो एक हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट बेसिकली एक तरह से कंपनी है जिसने इन्फोस्टेलर जो कि जापान बेस्ड कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेट करा है। तो ये ध्रुवा जो स्पेस है इंडिया की ओनली कमर्शियल ग्राउंड स्टेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा मैं लेके आया था, न्यूज़पेपर के अंदर था, ऑल्सो नेशनल वाले में नहीं था,
लेकिन जब ये इंडियाज़ ओनली हो गया तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कमर्शियल ग्राउंड स्टेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, थोड़ा सा इसका नाम याद रखना, बस इतना ही था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, वैसे आ ही रहा होगा लेकिन कल नहीं आएगा, तुम्हें कल तक पूछ जाओगे। नेक्स्ट ये हमारे यहाँ पे था प्राइवेट सेक्रेटरी पीएम की जो है अपॉइंट हुई थी, जिनका नाम था निधि तिवारी, आईएफएस ऑफिसर हैं। इनका नाम थोड़ा सा याद रखना क्योंकि जो चर्चित व्यक्ति होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं उनका जो है नाम वगैरह पूछ लिया जाता है, थोड़े थोड़े एक आधे नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो कभी कभी आ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है, इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये पीएम की प्राइवेट सेक्रेटरी जो है उनको अपॉइंट किया गया निधि तिवारी को, आईएफएस ऑफिसर हैं 2014 बैच की। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ और कि इनका अप्रूवल किसने किया है, इनका अप्रूवल करा है अपॉइंटमेंट कमेटी ने, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इनको अप्रूव करा है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं तत्प्रहार, तत्प्रहारी, ये लास्ट ही है शायद, हाँ ये नहीं एक हो रहा है हमारा टायर ट्रम्प, इसके बाद हमारा खत्म है, ठीक है। तत्प्रहारी, तत्प्रहारी क्या है, साइकिल एक्सपेडिशन है। हमारे जो सीआईएसएफ वाले जवान हैं, ये जवान और हमारे जो लेडीज़ भी जो हैं वो दोनों ही जो है साइकिल एक्सपेडिशन में 6553 किलोमीटर की साइकिलिंग करी है उन्होंने। और पर्पस उनका क्या था, पर्पस था हमारा मतलब उनका, अभी तो मैं एक्स हो चुका हूँ, कनेक्ट एंड एम्पावर लोकल कम्युनिटी, ठीक है, ये चीज़ था थोड़ा। और ये जो था स्वामी विवेकानंदा केंद्र कन्याकुमारी में जाके एंड हुआ। और इन जो लोकल कम्युनिटी है उनका क्या रोल है मैरीटाइम सिक्योरिटी इसमें अंदर इंटरेस्ट के अंदर, वो कहीं ना कहीं सामने लाने के लिए ये किया गया था। तत्प्रहारी बस थोड़ा सा याद रखना कौन सी फोर्स थी और क्या पर्पस था उसका, ये मेन चीज़ रहती है, बाकी सारी चीज़ तो नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है हमारा टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प क्या है, अभी देखो इंडिया और जो यूएस है उसकी जो ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ जो एक्सरसाइज है, इसको थोड़ा सा याद रखना। ये टाइगर तत्व वाला तो वो था, तत्प्रहरी सीएसएफ वाला था, साइकिल चला रहे थे वो। और जो हमारा टाइगर ट्रायम्फ है ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिकली एक्सरसाइज बोल सकते हैं ट्राई सर्विसेज की। कौन से देश की, इंडिया और यूएसए की। कहाँ पे कंडक्ट हुई थी, विशाखापट्टनम के अंदर, ये मेन चीज़ है। और ह्यूमैनिटेरियन है तो बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन एड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही सारी चीज़ें रही होंगी इस एक्सरसाइज में, तो उनमें जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। ये जो हमारा क्वेश्चन है इस मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब चलते हैं, ये लास्ट हमारे 3 क्वेश्चन कल के न्यूज़पेपर से जो हमने पूछे थे, इनका आंसर कर लेते हैं। म्यांमार में अभी भूकंप आया था, ठीक है, अर्थक्वेक आया था। हाँ, इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन जो है एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम क्या था, उसका नाम था हमारा ब्रह्मा, ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मन की बात कुछ कर रहे थे, उसके अंदर इंटरनेशनल योगा डे की एक थीम जो है वो लेके आए थे। उस थीम का क्या नाम था, उस थीम का नाम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। तो जो न्यूज़पेपर के अंदर आती है वो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। नेक्स्ट हमने कल देखा था इंडियाज़ नेशनल रिकॉर्ड इन 10,000 मीटर, अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था ये गुलवीर सिंह ने, तो ये इसका आंसर हो गया हमारा गुलवीर सिंह बी। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको डिस्कशन में अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, और काफ़ी आज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, तो थोड़ा थोड़ा याद रखना है क्योंकि सारी चीज़ न्यूज़पेपर की है तो इम्पॉर्टेंट तो होती ही है, इसको भूलना नहीं है, जस्ट रिवाइज़ करना है, और रिवाइज़ करेंगे तो सारी चीज़ें वैसे ही आसान हो जाएगी। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।